साइको तुम सिर्फ मेरी हो एपिसोड 27 स्टॉप। विवेक की कड़क आवाज़ आई। रिया अपनी जगह पर जम गई। रिया ने डरते हुए घूमी। विवेक ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। धीमे धीमे कदमों से उसके पास आ गई। विवेक ने अपने पास से उसे अपनी लेप पर बैठा लिया और उसके लंबे बालों को पकड़ लिया। रिया घबरा गई। उसे लगा कि विवेक फिर उसके साथ कुछ है। तभी उसकी उम्मीद से परे विवेक ने उसके बालों का बन बना दिया। रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विवेक ने उसे अपनी तरफ करते हुए कहा। उसका चेहरा देखा। रिया के लंबे बालों की कुछ लटें उसके गाल को चूम रही थी। विवेक ने उसके होठों के नीचे उस तिल को चूमा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। विवेक नाखुश लग रहा था। रिया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक करना क्या चाहता है। विवेक ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें सब याद तो है ना कि मैंने तुम्हें जो कहा था। विवेक ने अलग ही अंदाज में कह दिया। रिया थर थर काँप रही थी। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया। विवेक ने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए, अगर भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं। विवेक की पकड़ उसके फेस पर कस गई। रिया के होठ काँप रहे थे। उसकी पलकें गीली हो गई। विवेक की पकड़ उसके गाल पर कसती जा रही थी। अगर मुझे कुछ भी सुनने को मिला तो विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन रिया की आंखों में डर की वजह से आंखों में आंसू आ गए। विवेक ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रिया के गालों पर विवेक की उंगलियों के निशान बन गए थे। रिया खड़ी हो रही थी। विवेक रूम से बाहर चला गया। रिया भी बाहर चली गई। रिया इधर सड़क पर चल रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। रिया ने कॉल पिक की। रिया, कहाँ है यार तू? दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, सॉरी नरेश, मैं नहीं आ रही। रिया की आवाज़ अभी भी काँप रही थी। क्यों? वो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। नरेश, तुम वो पार्सल मेरे एड्रेस पर भेज दो। रिया ने विवेक के उस डरावने फेस को याद करते हुए कहा। लेकिन रिया, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? रिया ने धीरे से पूछा। यार, तुझे तो पता है ना मैं निशा को कितना पसंद करता हूँ। तुझे तो पता है ना वो मुझे भाव नहीं देती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसकी बर्थडे पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चल। पार्टी 5 स्टार होटल में है। बस हाँ कर दे यार। रिया, नरेश ने कहा। लेकिन नरेश, रिया तो उसके पैर कांपने लगे। नरेश, मैं, रिया के शब्द उखड़ने लगे। देख रिया, मना मत करना यार, इतनी मदद नहीं कर सकती तू। बस यार कुछ घंटों के लिए तुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनना है बस। कब है ये पार्टी? रिया ने घबराते हुए पूछा। 1 हफ्ते बाद, नरेश ने कहा। तो तय रहा, तू मेरी हेल्प करेगी। लेकिन नरेश, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। नरेश ने कॉल कट कर दी। रिया ऐसे ही थी। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं था। वो तो ठीक से किसी को जवाब भी देना नहीं जानती थी और ना ही किसी की बात टालना जानती थी। जो उसे कुछ भी कहता वो उसे चुपचाप कर लिया करती। रिया नरेश के साथ पार्टी अटेंड करने 5 स्टार होटल आई थी। रिया ने ब्लैक ड्रेस डाली हुई थी। ड्रेस बैकलेस थी। रिया उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो कि नरेश ने ही अरेंज की थी। नरेश भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसने भी ब्लैक सूट डाला हुआ था। रिया ने नरेश के हाथों में हाथ डाल रखा था। नरेश निशा के पास जाने लगा। रिया, प्लीज़ यार, मेरी नेक पर एक किस कर दे। रिया तो हैरान हो गई। यार सच में नहीं, तेरे लिपस्टिक का निशान मेरी नेक पर देखकर निशा कैसा रिएक्ट करेगी, मैं भी देखना चाहता हूँ। नरेश ने धीरे से कहा। लेकिन मैं कैसे नरेश? रिया ने धीरे से कहा। यार रिया, वरना तेरा दोस्त लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रिया ने नरेश के नेक पर अपने होठ रखकर अपने लिपस्टिक की छाप छोड़ दी। थैंक यू सो मच रिया, नरेश ने खुशी से कहा। नरेश ने रिया के गाल पर छोटी सी किस की। नरेश ने रिया की कमर में हाथ डाला और निशा के पास उसे विश करने गया। हैप्पी बर्थडे निशा, नरेश ने निशा को बुके देते हुए कहा। निशा की नज़र तो नरेश के गले पर उस लिपस्टिक के निशान पर थी। निशा की आंखें तीखी हो गई। उसकी नज़र रिया पर गई। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। फिर उसकी नज़र नरेश के हाथ पर गई, जो कि रिया की कमर पर था। निशा ने झूठी मुस्कान के साथ, नरेश, ये लड़की कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड, नरेश ने कहा। निशा के जबड़े कस गए। तभी वहाँ और लोग निशा को विश करने लगे। रिया और नरेश एक साइड आ गए।
बंदी चाहती है तुझे नरेश, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच? नरेश ने चहकते हुए कहा। हाँ, उसकी सुलगती हुई आंखें देखी तूने? उसकी नज़र उस लिपस्टिक के निशान पर थी। रिया ने कहा, नहीं देखा यार, मैं तो निशा की खूबसूरती में ही खो गया था। नरेश ने कहा, आई न्यू इट। निशा भी मुझे चाहती है, बस जानबूझकर मुझे तड़पा रही है। मुझे लगता है ऐसे ही रहना चाहिए, वो आज ही तुझे हाँ बोल देगी, रिया ने कहा। नरेश खुशी से उसके गले लग गया। रियली? नरेश ने खुशी से कहा। रिया हैरान हो गई। नरेश ने धीरे से कहा, निशा हमें देख रही है। रिया को सारा माजरा समझ आ गया। सच में बहुत कमीना है तू, रिया ने कहा। आज मैं निशा को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ऐसी आग लगाऊंगा कि खुद मेरे पास आकर आएगी और हाँ बोलेगी। नरेश ने धीरे से कहा, दूसरे लड़कों के साथ घूम घूम कर इसने मेरे अंदर जो आग लगाई है ना, उसका एहसास ये भी तो फील करे। रिया को हंसी आ गई। तुम दोनों टॉम एंड जेरी हो। निशा जो गुस्से से नरेश को देख रही थी। निशा यार, ये नरेश तो बड़ा तेज निकला। इसने इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कहाँ से ढूंढी? निशा की दोस्त माया ने कहा। निशा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से माया की तरफ देखा। अब ऐसे घूर क्या रही है? और तड़पा उसे। गया ना तेरे हाथ से? माया ने कहा। कहाँ से सुंदर है वो लड़की, बांदरी जैसी शक्ल की? निशा ने आग उगलते हुए कहा। सुंदर तो वो है, हाँ बात वो अलग है कि तेरी जल रही है, तेरा दिल जल रहा है, माया ने कहा। मैंने पहले ही कहा था कि हाँ बोल दे नरेश को, लेकिन नहीं, अब भुगत। कुत्ता कमीना दिखा दिया ना इसने अपना असली रंग। इसी के साथ निशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगता है निशा उस लड़की के साथ नरेश बहुत खुश है। देख तो कैसे हंस रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, माया ने कहा। निशा के कलेजे पर सांप लौट गए। उसका खून खौल गया। दिख रहा है मुझे, निशा ने अपने दांत पीस लिए। वैसे मेरा दिल कम जल रहा है जो तू उस पर नमक छिड़क रही है, निशा ने चिढ़ते हुए कहा। देख तो कमीने को कैसे हंसी आ रही है। मन तो कर रहा है कि हथौड़े से दांत तोड़ दूं इसके। इसकी बहुत बत्ती सी दिख रही है, निशा ने सुलगते हुए कहा। निशा की आंखों से आंसू आ गए। खुश तो इतना है जैसे हूर की परी मिल गई हो इसको। निशा ने अपने दांत पीस लिए। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड कोई हूर की परी से कम भी नहीं है, माया ने कहा। चली जा यहाँ से, वरना तेरी मेरी दोस्ती ही खत्म हो जाएगी, निशा ने गुस्से से कहा। कब से देख रही हूँ उसकी खूबसूरती के पुल बांधे जा रही है, चुड़ैल ना जाने कहाँ से आ गई। मेरे पास एक सजेशन है जिससे तू और नरेश वापस एक साथ आ सकते हो, माया ने कहा। कैसे? निशा ने एक झटके से पूछा। तू उसे हाँ बोल दे, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड है, निशा ने कहा। तो क्या हुआ? एक मर्द के दिल में जो लड़की पहली बार में ही बस गई ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी आए और कितनी ही जाए, माया ने कहा। इन मर्दों की कमज़ोरी हमारा जिस्म होता है, समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाहती हूँ, माया ने कहा। अगर ये मर्द सच्चे दिल से किसी को चाह लेना तो फिर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, माया ने कहा। निशा को राहत मिली। यार तू ही तो मेरी इकलौती दोस्त है माया। हाँ, अभी कोई कह रहा था कि तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। नहीं यार, वो तो मैं मजाक कर रही थी, निशा ने माया को हक करते हुए कहा। अच्छा, अभी मैं और नरेश तुझे एक साथ एक रूम में बेड पर मिले तो क्या करेगी? जान ले लूँगी तेरी, निशा ने कहा। आ गई ना लाइन पर, माया ने कहा। यार एक हेल्प कर, रूम नंबर 39 में नरेश को किसी तरह भेज देना यार, प्लीज़ माया। ओहो, अब एक पल दूरी सही ना जाए, माया ने निशा को परेशान करते हुए कहा। निशा ने शर्माते हुए कहा। जा ना। ओके जा रही हूँ। लगता है नरेश को आज बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। इधर रिया का दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। कब वो यहाँ से जाएगी? अगर विवेक को भनक भी लग गई तो वो पता नहीं उसका क्या होगा। रिया यहाँ आना नहीं चाहती थी, नरेश ने उससे ज़िद की थी, इसकी वजह से उसे यहाँ आना ही पड़ा। रिया को पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई गुस्से से उसे देख रहा है। रिया पार्टी हॉल में एक साइड आ गई और विंडो के पास खड़ी हो गई। वहाँ अंधेरा और शांति भी थी। तभी रिया को अपनी नेक पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। रिया कांप गई। वो स्टैचू बन गई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। रिया ने अपनी ड्रेस मुट्ठी में भर ली। बेबी, रिया के कान में ये आवाज़ पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो थरथर कांपने लगी। सर, रिया ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा। ओह, तो तुम्हें याद हूँ मैं। विवेक की डरावनी आवाज़ आई। विवेक का हाथ आगे से रिया के गले को सहला रहा था। रिया सिसकने लगी। विवेक ने रिया के कंधे से उसकी ड्रेस साइड की। विवेक के होंठ उसकी नेक से होते हुए उसके कंधे तक चलने लगे। रिया बिना आवाज़ किए सिसक रही थी। विवेक ने उसकी ड्रेस की जिप पकड़ ली थी। सॉरी सर, रिया ने कांपते हुए कहा। रिया रोए जा रही थी। विवेक ने रिया को एक झटके से घुमाया, उसे एक झटके से वॉल से लगा दिया। रोने की वजह से रिया की आंखें ब्लर हो गई थी। विवेक ने उसकी ड्रेस उसके कंधों से नीचे सरका दी। वो ठीक से विवेक को देख नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने अपना सर उठाया और विवेक को देखती, उससे पहले ही गुस्से से वो उसे चूमने लगा। रिया सिसक उठी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। विवेक उसे चूमे जा रहा था और गुस्से से उसे दर्द पहुंचा रहा था। विवेक ने उसके बाल पकड़कर उसका सर ऊपर किया। सॉरी सर, रिया ने बिलखते हुए कहा। सॉरी क्यों? तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पार्टी अटेंड करने आई हो ना। विवेक का लहजा और डरावना हो गया। रिया अपनी गर्दन नाम में हिलाने लगी। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पार्टी हॉल से लगभग घसीटते हुए निकल गया। रिया रोए जा रही थी। विवेक ने उसे गुस्से से पैसेंजर सीट पर धकेल दिया और ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया। विवेक बौखला गया था। उसकी आंखें दहक रही थी। विवेक का खून खौल रहा था। विवेक गुस्से से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार सड़क को चीरते हुए जा रही थी। विवेक इतने गुस्से में था कि उसने काफ़ी सारी गाड़ियों को ओवरटेक कर ली थी। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी कार रुक गई। रिया का दिल हलक में आ गया था। विवेक कार से बाहर निकल गया। विवेक ने रिया को कार से बाहर खींच लिया। ये इलाका सुनसान था। उसे कार के अगेंस्ट ब्लॉक कर दिया। विवेक गुस्से से बौखला गया था। रिया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। चुप, बिल्कुल चुप, विवेक गुस्से से चिल्लाया। लेकिन रिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विवेक ने गुस्से से कार की विंडो पर पंच मारा। चटाक की आवाज़ के साथ वो विंडो टूट गई। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। गुस्से से विवेक की आंखें भर गई थी। रिया बिना आवाज़ करे सुबक रही थी। तुम्हारा मुझसे मन नहीं भरता, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा। रिया मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी। विवेक गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखें भर गई थी। रिया डर से कांप रही थी। विवेक ने उसका हाथ उसके मुंह से एक झटके से हटा दिया और गुस्से से अपने खून से सने हुए हाथों से उसकी चिन पकड़ ली। मैंने कुछ पूछा, विवेक गुस्से से चिल्लाया। रिया सिसक रही थी। तुम्हारा मन नहीं भरता मुझसे। विवेक जैसे पागल हो गया था। उसका लहजा वक्त के साथ साथ और डरावना होता जा रहा था। रिया अभी तक बस रोए जा रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। विवेक की पकड़ उसकी चिन पर कस गई। क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? विवेक गुस्से से चिल्लाया। रिया ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। रिया अभी भी कांप रही थी। रिया अपने पैर वो महसूस नहीं कर पा रही थी। देखो मुझे, विवेक गुर्राया। लेकिन रिया कोई हरकत नहीं कर रही थी। आई सेड लुक एट मी। विवेक ने गुस्से से अपनी साइड से गन निकाली। रिया के चेहरे पर गन घुमाने लगा। लुक एट मी बेबी, विवेक ने लगभग दौड़ते हुए कहा। रिया ने डर की वजह से अपनी आंखें खोल दी। गन देखकर रिया के अंदर दहशत फैल गई। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी गन नहीं देखी थी और विवेक के हाथ में गन देखकर उसके होश उड़ गए थे। रिया डर की वजह से सिकुड़ती जा रही थी। वो विवेक से दूर भाग जाना चाहती थी। उसने अपने कदम भागने के लिए बढ़ा दिए, लेकिन विवेक ने उसे दबोच लिया। रिया थरथर कांप रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे दूर भागोगी? विवेक ने बौखलाते हुए कहा। विवेक उसके चेहरे से होते हुए वो गन उसके होठों तक मूव करने लगा। रिया की आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। रिया के माथे पर पसीने की बूंदें थी। रो रो कर उसका चेहरा लाल हो गया था। विवेक ने रिया के बालों को कसकर पकड़ लिया। डर लग रहा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी और मर्द के साथ नहीं दिखनी चाहिए मुझे, लेकिन तुम। विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
उसने अपने दांत पीसे। उसका लहजा और डरावना हो गया। दूसरे हाथ से उसने गन निकाल रिया के बदन पर घुमाने लगा। यही तुम्हारा हुस्न, बहुत गुरूर है ना तुम्हें इस पर। इस वजह से तुम मेरे पीठ पीछे दूसरे मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही थी। इसी की बदौलत ना विवेक का खून खौल रहा था। उसके सामने बार बार रिया और नरेश एक साथ इमेजिन कर रहा था। विवेक की नज़र रिया की क्लीन वेस्ट पर गई। विवेक की नज़र उसके खुले हुए कंधों पर गई। ये गाउन तुम्हारे यार ने दिया है ना तुम्हें? विवेक ने गुस्से से पूछा। रिया के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। गाउन उसने तुम्हें अपने हाथों से पहनाया? विवेक ने चिल्लाते हुए पूछा। ये सोच सोच के विवेक का खून उबलने लगा। पल पल के बाद विवेक और डरावना होता जा रहा था। रिया के दिल दिमाग में विवेक का ये रूप घर कर गया था। मैंने कुछ पूछा तुमसे? विवेक ने उसके बाल खींचते हुए कहा। रिया ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। विवेक का पारा चढ़ गया। उसने गन दूसरी साइड कर फायर कर दी। विवेक ने गुस्से से कार पर जोर की लात मारी। विवेक ने गुस्से से वो गन दूर फेंक दी। रिया ने डर की वजह से खुद को कवर कर लिया। झूठ, सरासर झूठ। तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी अब। विवेक अपने गुस्से में जैसे पागल हो गया था। विवेक ने अपने खून से सने हाथों को रिया के होठों पर फेरा। रिया की आंखों में खौफ फैल गया था। इन होठों से तुमने अपने यार के गले को चुभा था ना? उसके गले पर अपने लिपस्टिक की छाप छोड़ी थी ना? रिया की आंखें डर की वजह से फैल गई। विवेक ने बेरहमी से अपने अंगूठे से उसके होठों को मसल दिया। रिया ने दर्द से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ओपन योर आइज बेबी, विवेक चिल्लाया। विवेक गुस्से से उसके होठों को मसले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो क्या मिटाने की कोशिश कर रहा था। डर से रिया ने अपनी आंखें खोल दी। विवेक ने उसके गाल को मसलते हुए कहा, तुम्हारे यार के होठों का स्पर्श महसूस करते ही तुम तो जन्नत में पहुंच गई होगी ना? रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, रिया ने सिसकते हुए कहने की कोशिश की। विवेक ने गुस्से से उसे कार के अगेंस्ट वापस ब्लॉक कर दिया। रिया के हाथ खुद ब खुद विवेक को धक्का देने के लिए बढ़ गए। विवेक का खून खौल गया। उसने रिया के होठों पर अपने होठ रखे। विवेक उसके होठों को बेरहमी से कुतरे जा रहा था। रिया छटपटा रही थी। रिया लगातार विवेक के सीने पर मारे जा रही थी। रिया ने विवेक को मारना शुरू कर दिया, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। विवेक ने उसे उठाकर उस कार के बोनेट पर लेटा दिया। रिया तड़प रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। विवेक ने अपना फेस दूर किया। रिया के होठों से खून उसके चिन तक बह गया। विवेक उसके गालों को मसलने लगा। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिया के गाल पर गहरे निशान बन गए थे। प्लीज़ सर, कहाँ कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? विवेक गुर्राया। रिया कांपने लगी। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, विवेक ने डरावने लहजे में कहा। तभी तुमने मेरे पीठ पीछे एक बॉयफ्रेंड बना लिया, विवेक ने रिया के होठों को मसलते हुए कहा। बहुत खुश लग रही थी उसके साथ। तुम्हारे ये मोती जैसे दांत उसके सामने बहुत चमक रहे थे। विवेक ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। रिया सहमती जा रही थी। तुम्हें कितने हक से उसने गले लगा लिया। लगता है बहुत पुराना याराना है तुम्हारा उसके साथ। विवेक ने उस गाउन को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। गुस्से से रिया के कंधे को मसलने लगा। सो सॉरी सर, रिया ने सिसकते हुए कहा। शायद मैंने तुम्हें ठीक से समझाया नहीं था। पिछली बार ही पनिशमेंट तुम्हारे लिए कम थी। रिया अपना सर नाम में हिला रही थी। विवेक गुस्से से उसे देख रहा था। विवेक ने सिगरेट जलाई। रिया दहशत से भर गई। विवेक ने रिया का गाउन एक सिरे से चीर दिया। रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवेक ने रिया को उठाया और कार में फेंक दिया। रिया को विवेक से बहुत डर लग रहा था। वो सिकुड़ती जा रही थी। विवेक ने उसे दबोच लिया। कार में रिया के रोने की आवाज़ आ रही थी।
कहाँ कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? विवेक ने अपने हाथ से उसके बदन को सहलाते हुए कहा। यहाँ, यहाँ पर, फिर यहाँ। विवेक ने उसके बदन को जगह जगह से छूते हुए कहा। विवेक जैसे पागल हो रहा था। तुम जानती हो ना कि ये सब मेरा है, ये जानते हुए भी तुमने किसी और को खुद को छूने दिया। विवेक और डरावना हो गया था। रिया को विवेक से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विवेक ने उसके हाथों को लेदर सीट पर ब्लॉक कर दिया। रिया छटपटा रही थी। विवेक गुस्से से भर गया। रिया का इस कदर उसे खुद से दूर करना विवेक को गवारा ना था। रात भर रिया सिसक रही थी। विवेक गुस्से से उसे हर्ट कर रहा था। विवेक का पागलपन वक्त के साथ और बढ़ता ही जा रहा था। अगली सुबह रिया की जब दोबारा आँख खुली तो वो बेड पर थी। रिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र विवेक पर गई, जो उसे ही घूर रहा था। विवेक की आंखें अभी भी लाल थी। रिया के सामने विवेक का वो डरावना सा ऑरा घूम गया। रिया फिर रोने लगी। रिया सुबक रही थी, लेकिन विवेक के सामने वो उस दर्द को भूल गई थी। रिया खिसकती जा रही थी। वो बेड के कोने तक पहुंच गई। रिया की आंखें सर्द हो गई। रिया सिकुड़कर बैठ गई। विवेक उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिया ने घबराते हुए कहा, प्लीज़ सर। रिया बेड के कोने तक पहुंच गई। रिया को विवेक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। रिया के होठों पर अपने फिंगर रखते हुए कहा। रिया कांप रही थी। विवेक ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। रिया थरथर कांप रही थी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो सहमी सी बैठी थी। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो विवेक का विरोध कर सके। विवेक रिया को लेकर बाथरूम में चला गया। रिया को बात देने लगा। तभी विवेक का फ़ोन रिंग करने लगा। विवेक बाथरूम से बाहर चला गया। विवेक ने अपना फ़ोन पिक किया। दूसरी तरफ से फ़ोन पर, गुड मॉर्निंग मिस्टर रॉय। विवेक ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर रॉय मिस सिन्हा के भाई अब नहीं रहे। ही इज़ नो मोर। विवेक के भाव बदल गए। इस बात की भनक भी ना लगे उसे। विवेक ने सर्द लहजे में कहा, अगर उसे हल्की सी भी भनक हुई तो अगली बारी तेरी होगी। डॉक्टर डर गया। ओके ओके मिस्टर रॉय, डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। विवेक ने कॉल कट कर दी। रिया अभी तक खुद को मिरर में देख रही थी। उसके होठ सूजे हुए थे। उसके गाल पर नीला निशान था। विवेक की उंगलियों के लाल निशान हर जगह मौजूद थे। रिया का रोने का मन कर रहा था। उसे रोना आ रहा था। रो रो कर उसकी आंखें भी सूज गई थी। उसका काजल फैल गया था। उसकी कमर पर दाग था। रिया ने अपने मुंह पर हाथ वापस से रख लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तभी विवेक बाथरूम में वापस आ गया। विवेक को देखते ही रिया सांस लेना ही भूल गई। विवेक ने रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। रिया की पीठ सहलाने लगा। उसके बालों में हाथ फेरने लगा। विवेक ने रिया के गाल से अपना गाल रब करते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ क्यों करती हो कि मैं अपना आपा खो दूँ? रिया चलो हम शादी कर लेते हैं। रिया का दिल हलक में आ गया। वो चौंक गई। रिया झट से विवेक से दूर हो गई। रिया ने डरते हुए विवेक की तरफ देखा। उसकी आंखों से एक बार फिर बेतहाशा आंसू गिरने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी। वो सोच रही थी कि सिर्फ 4 महीने और फिर उसे विवेक से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन विवेक उससे शादी के लिए कह रहा था। हरगिज़ नहीं, वो ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। रिया अपना सर ना में हिला रही थी। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। रिया बाथटब से बाहर निकल गई। वो अपना सारा दर्द भूल गई थी। इस डर के आगे वो रूम में वापस आ गई। विवेक वहीं बैठा था। वो रिया के हर एक भाव को नोटिस कर रहा था। विवेक का खून खौल रहा था। विवेक की नसें दिख रही थी। विवेक भी बाथरूम से बाहर आ गया। रिया अपने कपड़े पहन रही थी। वो अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहन रही थी, जैसे वो यहाँ से दूर भाग जाना चाहती हो। विवेक ने उसे गुस्से से फोल से लगा दिया। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे शादी? विवेक चिल्लाया। रिया डरते हुए, सर मुझे दोबारा कब आना है? मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। रिया ने अपने
थरथराते हुए होठों के साथ कहा। विवेक के जबड़े कस गए। गुस्से से उसकी आंखें दहकने लगी। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? विवेक गुर्राया। सर हमारी डील सिर्फ 1 साल की थी, रिया ने कपकपाते हुए कहा। विवेक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक की गुस्से से भरी सांस को खुद पर महसूस कर रही थी रिया। ओह, तुम मेरी रखेल बनकर रहना चाहती हो? विवेक ने गरजते हुए कहा। रिया कांप गई। उसकी आंखें वापस से भर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, मुझे दोबारा कब आना है? रिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। विवेक की मुट्ठियां कस गई। वो बार बार उसे टाल रही थी। विवेक ने गुस्से से रिया का फेस अपने हाथ में भर लिया। क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे शादी? विवेक अपना आपा खोता जा रहा था। सर हमारी डील सिर्फ 4 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, रिया लड़खड़ाते हुए शब्दों में रिया ने कहा। विवेक की पकड़ उसके फेस पर कस गई। रिया को लगा कि उसका मुंह ही टूट जाएगा। विवेक ने रिया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। क्यों नहीं करनी है तुम्हें मुझसे शादी? विवेक बार बार अपना सवाल दोहरा रहा था। विवेक गुस्से से कांप रहा था। तुम्हें कोई और पसंद है? कौन है वो आदमी? विवेक गुस्से से चिल्लाया। रिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे कब आना है सर? विवेक गुस्से से हंसने लगा। विवेक इस समय बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे मना कर सको? तुम मेरी रखेल हो, एक रखेल। विवेक के चेहरे पर डार्क स्माइल आ गई। प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दीजिए, रिया ने सिसकते हुए कहा। विवेक ने गुस्से से वॉल पर पंच मारा। रिया अपनी जगह पर जम गई। विवेक के हाथों से खून आ रहा था। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। विवेक रिया से दूर हो गया। अब तुम्हें रोज आना होगा मेरे पास। विवेक के चेहरे पर डरावनी स्माइल आ गई। कम टू मी बेबी, सेटिस्फाई मी, विवेक ने गुस्से से कहा। रिया उसकी तरफ आने लगी। रिया ने रोते हुए विवेक के सामने आकर खड़ी हो गई। सेटिस्फाई मी, विवेक ने गुस्से से चिल्लाया। रिया सहम गई। विवेक गुस्से से कांप रहा था। रिया ने अपने होठ उसके सीने पर रखे। विवेक ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने होठों से उसके सीने को चूम रही थी। विवेक ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए, उसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। समय पानी की तरह गुजरता चला गया। आज विवेक और रिया की डील की आखिरी तारीख थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया, पता ही नहीं चला। रिया विवेक के बेड पर बैठी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। कल से वो आज़ाद। रिया विवेक के पास रोज़ आया करती। विवेक उसे रोज़ बुला लिया करता था। अभी भी वो ये सब सोच रही थी कि रूम का डोर ओपन हुआ। विवेक रोज़ की तरह अंदर आया, लेकिन आज विवेक कुछ अलग था। विवेक नशे में लग रहा था। उसकी नज़र रिया पर गई, जो रोज़ की तरह बेड पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। आज रिया ने रेड कलर की साड़ी डाली हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। विवेक ने उसे वो साड़ी दी थी। विवेक बाथरूम में चला गया। रिया बेड पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। कुछ समय बाद, गिव मी अ टॉवल, विवेक ने बाथरूम से अपना हाथ निकाला। रिया ने उसके हाथ की तरफ देखा और अलमीरा से एक टॉवल निकाला। विवेक के हाथों में टॉवल रख दिया। तभी विवेक ने उसे बाथरूम में खींच लिया। रिया हैरान हो गई। बाथरूम में आते ही विवेक ने उसे वॉल से लगा दिया, उसके होठों को चूमने लगा। तुम कल के बाद मुझे दोबारा कभी नहीं दिखने चाहिए। मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। रात के ना जाने कौन से पहर में विवेक ने उसे आज़ाद किया था। रिया उसे देख रही थी। विवेक उसके साइड में लेटा हुआ था। सर, रिया ने अपनी आवाज़ में कहा। हाँ, विवेक ने जवाब दिया। आज हमारी डील का लास्ट डे है। आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने उस वक्त मेरी मदद की, रिया ने धीरे धीरे से कहा। विवेक जो सिगरेट के कस ले रहा था, उसके भाव बदल गए। उसने लाइट बंद कर दी। उसके माथे पर सिकन थी। रिया को फिर दोबारा दबोच लिया। विवेक अब उसके साथ गुस्से से पेश आ रहा था। कल सुबह मेरे उठने से पहले तुम यहाँ से चली जाना।
रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे सामने दोबारा कभी मत आना, अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो। विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विवेक गुस्से से भरा हुआ था। रिया सो रही थी, लेकिन विवेक की आंखों में नींद नहीं थी। वो रिया को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कई भाव थे जो रिया नहीं देख पा रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं था। अगली सुबह रिया विवेक के उठने से पहले ही वहाँ से निकल गई। विवेक उसे देख लेता तो बहुत गुस्सा करता। आज रिया बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। आज रिया हॉस्पिटल फिर आ गई। उसे उसके भाई से मिलने नहीं दिया जाया करता था। ना जाने क्यों, पर उसने कितने वक्त से अपने भाई को नहीं देखा था। वो आज ठान कर आई थी कि वो अपने भाई से किसी भी कीमत पर मिलकर ही रहेगी। रिया हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर, आप लोग मुझे मेरे भाई से मिलने क्यों नहीं देते? रिया ने कहा। सॉरी मिस सिन्हा, आपके भाई अब नहीं रहे। रिया दंग रह गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया रोने लगी। डॉक्टर, लेकिन कैसे? डॉक्टर वहाँ से चला गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई नहीं। डॉक्टर को कुछ ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। रिया रोते हुए डॉक्टर के केबिन के बाहर आ गई। तभी उसे अंदर से दो डॉक्टरों की आपस में बात करने की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर, ये तो उसी पेशेंट की बहन है ना जिसकी डेथ 4 महीने पहले ही हो गई थी। रिया को धक्का लगा। उसका भाई 4 महीने पहले ही उसे छोड़कर चला गया। वो लड़खड़ा गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो फफक फफक कर रो पड़ी। लेकिन आप आज उसे क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? उस लड़की को मिस्टर रॉय ने वार्न किया था कि उस लड़की को कुछ पता ना चले। फिर आज आपने उसे क्यों बताया? इतना बड़ा फ्रेब है क्योंकि मिस्टर रॉय ने कहा था। रिया डॉक्टर की सारी बातें सुन रही थी। ये सुनकर वो दंग रह गई। मिस्टर रॉय, उन्होंने मना किया, लेकिन क्यों? रिया ने अपने हाथ से अपने मुंह पर और कसकर दबाने लगी। रिया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। लेकिन मिस्टर रॉय को मेरे भाई के बारे में कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया। रिया वहाँ से भागते हुए निकल गई। सड़क पर भागती हुई जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसका कोई नहीं था। रिया बेसुध सी सड़क पर चल रही थी। आज ना ही उसके पास इज्जत थी और ना ही उसका भाई। एक कार की लाइट रिया पर पड़ी। रिया सड़क पर भाग रही थी। वो कार तेज़ तेज़ हॉर्न दे रही थी, लेकिन रिया को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो कार एकदम से उसके सामने आ गई। उस कार ने रिया को टक्कर मार दी। एक चीख के साथ रिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। वो अभी बाथटब में डूब रही थी। उसकी आंखें लाल थी। रिया गहरी गहरी सांस ले रही थी। आगे क्या हुआ? रूही ने पूछा। रिद्धि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रिया अपनी इज्जत, अपना भाई दोनों खो चुकी थी। वो अपना सब कुछ खो बैठी थी। वो जीना नहीं चाहती थी। वो खुद को ख़त्म कर लेना चाहती थी। उसके पास कुछ नहीं था। वो खुद को खो बैठी थी। वो सुसाइड करने के लिए बेसुध सी सड़क पर भाग रही थी। एक कार से रिया की टक्कर हो गई थी। रिया का एक्सीडेंट हो गया था, रिद्धि ने कहा। फिर रूही ने रिद्धि से पूछा। रिद्धि ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जिस कार से उसकी टक्कर हुई थी वो कार किसी और की नहीं बल्कि हमारी केडी की थी। रिया को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 1 हफ्ते बाद रिया को होश आ गया। वो बहुत रो रही थी। रिया को जब होश आया तब वो भी जीना नहीं चाहती थी। वो पछता रही थी कि वो क्यों बच गई। वो इस दुनिया से निराश हो चुकी थी। वो हार चुकी थी। वो हॉस्पिटल की विंडो से कूदकर अपनी जान दे देना चाहती थी। तभी किसी ने पीछे से उसे खींच लिया और रिया के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया, चटाक कर। ये तुम क्या करने जा रही हो? छोड़ो, मुझे नहीं जीना। मैं किसके लिए ज़िंदा हूँ? रिया ने रोते हुए कहा। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, केडी ने गुस्से से कहा। अगर तुम मरना चाहती हो तो बेशक खुशी खुशी मरो, लेकिन एक बार अपने अंदर पल रही इस नन्ही सी जान के बारे में सोच लेना।
रिया हैरान हो गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उस दिन के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। शायद ये ख्याल उसने अपने दिमाग से निकाल दिया था। रिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गई। 19 साल की रिया शायद अपने कोख में पल रहे उस बच्चे के लिए जीना चाहती थी। जब रिया बिल्कुल ठीक हो गई तब केडी ने उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था। रिया केडी के पैरों में गिर गई, लेकिन केडी उसे रखने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम जैसे कमज़ोर लोगों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, केडी ने रिया पर चिल्लाते हुए कहा। केडी प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे। आप जो कहेगी मैं वो सब करूँगी। सचमुच तो ठीक है, अपने कपड़े उतारो, केडी ने रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। उस डार्क हॉल में सब मौजूद थे, मर्द और औरत दोनों, लेकिन वहाँ मौजूद किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सभी बिना भाव लिए खड़े थे। रिया अविश्वास से केडी को देख रही थी। अगर ये नहीं कर सकती तो दफ़ा हो जाओ। अपना ये चेहरा लेकर दोबारा मुझे कभी दिखाई मत देना, केडी रिया पर चिल्लाई। रिया धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। रिया ने अपने कपड़े उतार दिए। वो रो रही थी। वहाँ जो मर्द थे अपनी पीठ रिया की तरफ कर खड़े हो गए। रिया कांप रही थी। केडी ने रिया की तरफ अपनी गन फेंकी। उठाओ उसे और उस आदमी को शूट करो। रिया के हाथ कांप गए। वो फिर हैरान हो गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो गन उठाई। वो डर रही थी। गद्दारी मुझे मंजूर नहीं। इस आदमी ने मुझे यानी केडी से गद्दारी की। इसकी सजाए मौत। शूट हिम। रिया ने उस गन को आदमी पर पॉइंट कर रखी थी, लेकिन वो थर-थर कांप रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गन पकड़ी थी। गन चलाना तो दूर की बात थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, केडी गुस्से से चिल्लाई। तभी एक गन शॉट की आवाज़ हॉल में गूंज गई। वो आदमी ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था। वो डेड था। रिया कांप रही थी। उसके हाथ से गन छूट गई, लेकिन वहाँ मौजूद सभी क्लैप करने लगे। केडी पागलों की तरह हंसने लगी। वेल डन रिया, वेलकम टू केडीज डार्क हेल। रिया ज़मीन पर बैठ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने आज किसी का मर्डर किया। रिया अपने कपड़े पहनने लगी। इस तरह रिया हम में से एक हो गई। वो हम में ही शामिल हो गई, रिद्धि ने कहा। लेकिन केडी ने उसके कपड़े क्यों उतरवाए? उस आदमी में और केडी में क्या फ़र्क रह गया था? रूही ने पूछा। फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कपड़े तो दोनों ने ही उतरवाए, लेकिन एक ने इज्जत लेने के लिए और दूसरे ने इज्जत देने के लिए, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही कंफ्यूज हो गई। रिया के कपड़े उसकी कमज़ोरी थे। जिस दिन से उसने अपने कपड़े उतारे, वो कोई और ही रिया बन गई। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसे बात करना नहीं आता था। उसे सिर्फ बात बात पर रोना आता था। लेकिन उस दिन से वो बदल गई। अब वो कॉन्फिडेंट ही थी। अब वो रिया बन चुकी थी, जो किसी को अपने आगे टिकने नहीं देती थी। गन पकड़ते समय वो कांप जाया करती थी, लेकिन अब वो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचती। रिद्धि ने कहा, ये है फ़र्क। रिद्धि ने जवाब दिया। जब रिया की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो गए, केडी ने रिया को 8 मंथ के लिए हॉलिडे दी थी। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और रिया की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो गए थे। उसका पेट सूज गया था जब विपुल उसके टमी में था। उसे किक करता था तब रिया इतनी खुश हो जाया करती थी कि वो तुरंत अपने बच्चे को खिलाना चाहती थी और उसे खूब लाड प्यार करना चाहती थी। वो बस अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने बच्चे के लिए बदल गई, क्योंकि ये जालिम दुनिया उन्हें जीने नहीं देगी। वो ये बात जानती थी और समझ भी गई थी। 19 साल की रिया, जो खुद एक बच्ची जैसी थी, वो एक बच्चे को अपने अंदर पाल रही थी। देखते ही देखते
वो दिन भी आ गया जब रिया की डिलीवरी का दिन था। वहाँ सभी आ गए थे, यहाँ तक कि हमारी केडी भी। रिया ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। उस दिन सभी लोग बहुत खुश थे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेलिब्रेशन हुआ था क्योंकि वहाँ मौजूद सभी को रिया के बेबी बॉय से लगाव था। हमारी केडी वो पहली थी जिन्होंने रिया के बच्चे को गोद में लिया था। आप इसका नाम रख दे, रिया ने रिक्वेस्ट की। तुम इसकी माँ हो, मैं नहीं, केडी ने विपुल को गोद में खिलाते हुए कहा। आप नहीं होती तो शायद हम लोग जिंदा भी नहीं होते, रिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। विपुल, आज से और अभी से इस क्यूट से और हैंडसम बेबी बॉय का नेम विपुल। रिया खुश हो गई। तुम्हारा बेटा पूरे 6 किलो का है रिया, तुम्हारा विपुल बहुत हेल्दी है। रिया ने जब पहली बार विपुल को अपने हाथों में लिया, उसके हाथ खुशी से कांप रहे थे। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये एहसास बहुत अलग था। रिया ने विपुल को अपने सीने से लगा लिया और उसे खूब लाड प्यार करने लगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। विपुल भूख से रो रहा था। मेरे बच्चे को भूख लगी है। रिया ने उसे अपना दूध पिलाया। विपुल का रोना बंद हो गया। उस दिन रिया खुशी से रो रही थी। रिया की जान अपने बेटे में बसती है। वो खुद से भी ज़्यादा प्यार अपने बेटे को करती है। शायद माँ ऐसी ही होती है। विपुल के आते ही रिया की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। शायद उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती और वो विपुल के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही भी मुस्कुराने लगी। मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बेकार है, रूही ने कहा, लेकिन रिया दी की ज़िंदगी कभी ऐसी हुआ करती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कौन था वो आदमी जो रिया दी को हर्ट किया करता था। कोई नहीं जानता। रिया कभी उसका जिक्र नहीं करती। वो उस आदमी का नाम लेना तक पसंद नहीं करती। बात तो दूर की है, उसके बारे में सोचना भी उसे पसंद नहीं। हमने अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिया के खिलाफ निकलवाई थी, उससे हमें बस इतना ही पता चला, लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ भी हाथ नहीं लगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबकी एक कहानी है, रिद्धि ने कहा। लेकिन आपकी भी, रूही ने पूछा। रिद्धि चुप हो गई। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। रिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। रूही, तुम अपने बारे में क्यों नहीं कुछ बताती, रिद्धि ने कहा। मेरी ज़िंदगी में बताने लायक कुछ भी नहीं है, रूही ने फीकी मुस्कान दी। इतनी खूबसूरत हो तुम, हमारी केडी से ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारी केडी से कम भी नहीं, रिद्धि ने कहा। यही खूबसूरती तो मेरा श्राप है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सही नहीं होती, रूही ने कड़वाहट से कहा। मेरी सौतेली बहन है जिसने इसी खूबसूरती के कारण मुझसे बेतहा नफ़रत की, मुझे हमेशा एहसास दिलाया कि मैं एक नाजायज़ हूँ। मेरी सौतेली माँ कहने को तो माँ थी, लेकिन डायन, जिसने हमेशा मुझे नाजायज़ बुलाया, मुझे जानवरों की तरह रखा। उसने मुझे कभी प्यार तो छोड़ो, एक नौकरानी भी नहीं समझा। उसने मुझे कभी एक नौकरानी का दर्जा भी नहीं दिया। मुझे हमेशा जलील किया गया। मुझे हमेशा उनका झूठा खाना खाना पड़ता था। एक बाप, रूही के अंदर कड़वाहट फैल गई। एक बाप जिसने मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया, कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। मुझ नाजायज़ का यूज़ कर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता था। उसने एक बार भी मुझे किसी के आगे बिछाने से पहले नहीं सोचा। निशा और उसकी माँ मुझे नाजायज़ कहते थे, लेकिन वो तो मेरा जायज़ बाप था ना। उसने मुझे बेच दिया, खुद की उम्र के आदमी के सामने मुझे पेश कर दिया। रूही की आंखों में नफ़रत उतर आई। नफ़रत करती हूँ मैं उनसे, उस बाप से, रूही चिल्लाई, जितना कि मैं अपनी सौतेली बहन और माँ से भी नहीं करती। उसकी आंखें भर गई। तुम उनसे बदला क्यों नहीं लेती, रिद्धि ने कहा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
मिस्टर डोबरीवाल ने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया। बेशक वो ये सब उन्होंने हमारी केडी के लिए किया, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने वर्मा फैमिली को बर्बाद कर दिया। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, जिन्होंने मुझे बेचा था जब उनकी खुद की बेटी दूसरे के सामने बिछी थी, वो सब जब उसे नोच रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तड़प रहे थे, बेबस, मजबूर, लेकिन कुछ नहीं कर सके अपनी जायज़ बेटी के लिए। तब उन्हें समझ आया होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। रूही ने गुस्से से कहा। वो नफ़रत और कड़वाहट से भर गई। जब उसकी जायज़ बेटी किसी और को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, तब कैसा महसूस होता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुन वो खून के आंसू रोए होंगे। रूही फिर हंसी जब मैं उनसे भीख मांग रही थी कि मुझे उस आदमी के पास ना भेजे, लेकिन मैं नाजायज़ थी ना। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं गिड़गिड़ाई, रोई, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मुझे मारा, पीटा। जब भी मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब मुझे नशा दे देते। उस आदमी के सामने बिछा दिया गया, मेरी आबरू को तबाह करने के लिए। एक बार भी उनका दिल नहीं पसीजा कि मुझे कैसा लगेगा। रूही ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। ना जाने पता नहीं मेरे साथ क्या होता। रूही, उसकी आंखें भर गई। मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस करती थी। मेरी किस्मत थी जो मैं केडी से टकरा गई। उस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी का खुशनुमा दिन समझती हूँ। रूही खामोश हो गई। रिद्धि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। केडी भले ही थोड़ी खिसकी हुई है, लेकिन उतनी ही अच्छी भी। भले ही वो थोड़ी डरावनी है, लेकिन उतनी ही पावरफुल लेडी। मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ और उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। रूही ने कहा, हमारी केडी पागल है, साइको। हमारी केडी भले ही निर्दयी है, लेकिन इसके बावजूद वो सबके दिलों पर राज करती है। तुम जानती हो, हमारी केडी अपनी मॉम जैसी है। केडी की मॉम भी पागल थी। शी वॉज अ क्रेजी टू। वो किसी से हैंडल नहीं होती थी। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो बौखला जाया करती थी। गुस्से से उनकी आंखों का रंग भी बदल जाया करता था। लेकिन केडी के डैड उन्हें सिर्फ हैंडल कर सकते थे। केडी की मॉम डैड का नेम क्या है? वो है कौन और अब कहाँ है? कभी जिक्र नहीं सुना उनका। रूही ने पूछा। केडी के मॉम डैड का नेम किसी को नहीं पता। अब वो कहाँ है और कोई उनका जिक्र नहीं करता। हमारी केडी का रियल सरनेम भी कुछ और ही है, लेकिन किसी को नहीं पता। हमारी केडी के अंदर बहुत राज दफन है। वो अपने आप में ही एक सीक्रेट है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।